उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत ही लोहानी है। और इसी हरियाली से घिरे शहर देहरादून में ही हमारी कहानी शुरू होती है। दिन का सूरज ढल चुका था और रात अपनी चादर फैलाए आ चुकी थी। लोग अपनी दुकानों को बंद करके अपने अपने आशियाने की तरफ निकल रहे थे। और दूर कहीं झरने के पास कोई अपने दिल के दर्द को अपने शब्दों में गुनगुना रहा था। एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष होगी, लेकिन उसकी उम्र उसकी खूबसूरती को अभी भी काम नहीं कर पाई थी। औरत ने बेहद सिंपल स्काई ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी और एक सफेद रंग का सोल अपने चारों तरफ लपेट रखा था। औरत झरने के पास खड़े होकर गुनगुनाने लगते हैं। उसे औरत की आंखों में आंसू झलक रहे थे और औरत ठंड से अपनी बाजुओं को रब कर रही थी। और तभी एक लड़की उसे औरत के कंधों पर एक और शॉल उड़ा देती है। लड़की औरत को हल्का डांटे हुए बोलती है, माँ, आपको कितनी बार मना किया है कि शाम के वक्त झरने के पास मत आया कीजिए, ठंड लग जाएगी आपको। लड़की की बात सुनकर औरत हल्का मुस्कुरा कर बोलता है, आ गई मुझे डांटना के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ है। लड़की हल्का मुस्कुरा कर बोलता है, अगर मेरी माँ बड़ों की तरह ख्याल नहीं रखेगी तो उसकी बेटी को तो बड़ा बनाकर अपनी माँ का ख्याल रखना होगा ना। इतना बोलकर लड़की अपनी माँ को पीछे से हग कर लेती है। औरत भी मुस्कुराकर अपना एक हाथ लड़की के गाल पर रख देती है और फिर इमोशन होकर बोलती है, तुझे पता है ना, जब मैं इस जगह पर आता हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इस जगह पर मेरी और राजवीर की बहुत सारी यादें हैं, इसीलिए हर शाम इस जगह पर आना मुझे अच्छा लगता है। लड़की अपनी माँ से अलग होकर बोलती है, मैं जानती हूँ माँ की आपकी और पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी है। इस जगह से आप अक्सर पापा से यहीं पर मिलने आती थी, लेकिन माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं है। आप जानती है ना कि उसे जंग में पापा शहीद हो गए थे। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा माँ, मेरे पास पापा कभी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है। तो इसीलिए आपको मेरे लिए अपना ख्याल रखना चाहिए। औरत मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर सीधी हो जाती है और लड़की को अपने सीने से लगा लेती है। तो चलिए मिलते हैं चाहत से और चाहत की माँ से। जो औरत गाना गुनगुना रही थी वह थी चाहत की माँ मुस्कान महेश्वरी, जो कि देहरादून कॉलेज में म्यूजिक प्रोफेसर है और उनकी आवाज का पूरा देहरादून घायल है। जितनी उनकी आवाज खूबसूरत है उतनी ही वो खुद भी खूबसूरत है। उम्र बेशक उनकी 45 वर्ष हो गई है, लेकिन उम्र का निशान अभी तक उनकी खूबसूरती को नहीं मिटा पाया। आज भी उनकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है। खूबसूरत, समझदार और ममता से भरा दिल की वो मल्लिका है और शायद इसीलिए पूरे कॉलेज में सभी स्टूडेंट की फेवरेट भी हैं। लेकिन समाज की नज़रों में उनसे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से उनकी सारी अच्छाई कभी कभी इस गलती पर भारी पड़ जाती है। और वो गलती थी कि वो एक सिंगल मदर है। शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन पूरा देहरादून ये भी जानता है कि मुस्कान माहेश्वरी की शादी कमांडर राजवीर से होने वाली थी और मुस्कान की बेटी के पिता कमांडर राजवीर है। क्योंकि मुस्कान और राजवीर के मोहब्बत के किस्से भी पूरे देहरादून में मशहूर थे, लेकिन शादी से पहले दिया बच्चे को जन्म नाजायज ही कहलाता है। इसीलिए समाज ने भी उनके बच्चे को नाजायज ही कहा है। तो ये थी हमारी हीरोइन की मां मुस्कान माहेश्वरी। अब हम मिलते हैं चाहत माहेश्वरी से। 23 वर्ष की चाहत माहेश्वरी, जिसकी गहरी हरी आंखें दिखाने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन आंखों के ऊपर मोटे मोटे चश्मों का ग्रहण लगा हुआ है। गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होठ और 5 फीट 7 इंच की हाइट, दूध जैसा गोरा रंग, रश्मि ब्राउन कमर तक लहराते बाल। खूबसूरती, समझदारी और बेखौफ अंदाज। खूबसूरती और समझदारी चाहत को अपनी माँ से विरासत में मिली थी और बेखौफ अंदाज चाहत को अपने पिता से विरासत में मिला था। लेकिन चाहत को सजना संवरना पसंद नहीं था। चाहत बहुत ही सिंपल रहती थी और चाहत की आंखें बिल्कुल ठीक थी,
लेकिन फिर भी चाहत जानबूझकर अपनी आंखों पर चश्मा लगाती थी और अपने लंबे रेशमी बालों को हमेशा छोटी में बांधकर रखती थी और चाहत ज्यादातर ढीले कपड़े पहनती थी जिससे उसका फिगर ज्यादा किसी को पता नहीं चलता था। मुस्कान चाहत का चश्मा हटाते हुए बोलती है, मेरे सामने तो अपनी इन चश्मा को हटा दिया करो ताकि मैं अपनी खूबसूरत बेटी का खूबसूरत सा चेहरा अच्छे से देख सकूं। चाहत मुस्कुराकर बोलती है, माँ आपको पता है ना। मुस्कान बीच में ही चाहत की बात काटते हुए बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तू चश्मा इसलिए लगती है ताकि कोई भी तेरा खूबसूरत चेहरे ना देखे, क्योंकि तुझे प्यार मोहब्बत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लड़के तेरा पीछा करें। इसीलिए तू खुद ही अपना हुलिया बिगाड़ कर रखती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुझे प्यार मोहब्बत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, जबकि तू खुद मेरे प्यार की निशानी है। चाहत थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, क्योंकि मैंने आपको आपकी अधूरी मोहब्बत में तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, मजबूर होते हुए देखा है। इसीलिए मैं इश्क और मोहब्बत से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि माँ मैं आपकी तरह मोहब्बत में तड़पना नहीं चाहती। मुस्कान चाहत के गाल पर हाथ रख कर बोलता है, लेकिन बेटा। लेकिन चाहत अपनी माँ के हाथ को पकड़कर उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोलती है, बस कीजिए माँ, बहुत देर हो गई है, चलिए घर चलते हैं। मुस्कान मुस्कुराकर चाहत का हाथ पकड़कर बोलती है, हाँ चलते हैं घर, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा। इश्क कभी जिंदगी में दस्तक देकर नहीं आता, हम इश्क को नहीं ढूंढते, इश्क हमें ढूंढता है। और मुझे इंतजार है उसे दिन का जब इश्क तेरी जिंदगी में भी बिना दस्तक दिए आएगा। चाहत अपनी माँ को कंधे से पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा माँ, और अब आप अपनी फिलॉसफी मेरे आगे मत झड़िए, घर चलिए। और फिर चाहत मुस्कान को अपनी गाड़ी में बैठी है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ शहर से थोड़ी दूरी पर हरियालियों के बीच में गिरा एक शानदार पैलेस, जिस पर सुनहरे अक्षरों से कर्सिव राइटिंग में शेखावत पैलेस लिखा हुआ था। पैलेस बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। पैलेस के आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और बहुत ही बड़ा गार्डन था और एक तरफ शोइंग पुल बना हुआ था। पैलेस के अंदर का डिजाइन भी एकदम यूनिक और स्टाइलिश था। पैलेस के चारों तरफ बॉडीगार्ड सिक्योरिटी के लिए खड़े थे और पैलेस के पार्किंग एरिया में महंगी से महंगी और चमचमाती और न्यू मॉडल की कार खड़ी थी। पैलेस के अंदर सर्वेंट का भी एक काफी बड़ा स्टाफ था जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और सभी की ड्रेस पर शेखावत फैमिली का लोगो बना हुआ था। एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था और कोई किताब पढ़ रहा था, जिसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। आदमी की उम्र तकरीबन 55-56 वर्ष की थी, लेकिन उसे आदमी ने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था, जिससे वह आदमी अपनी उम्र से 10 साल कम ही लग रहा था। और तभी एक 35 वर्ष की औरत, जिसने एक सेक्सी सी नाइटी पहनी हुई थी, सीढ़ियों से बड़ी ही अदा में चलकर उसे आदमी के पास आती है और उसे आदमी के हाथ से किताब को लेकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसकी गले में अपनी बाहें डालकर बड़ी ही अदा से बोलती है, डार्लिंग मैं कब से तुम्हारा रूम में इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ किताब में घुसे हुए हो। अगर पढ़ना ही है तो मुझे पढ़ो, अगर देखना ही है तो मेरी खूबसूरत जिस्म को देखो, कहाँ इन किताबों में लगे हुए हो। आदमी भी मुस्कुराकर लड़की की कमर में हाथ डालता है और उसे खुद से चिपक कर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करता है और फिर थोड़ी देर में उससे अलग होकर बोलता है, अगर मुझे पता होता कि मेरी डार्लिंग इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। चलिए मिलते हैं शेखावत फैमिली से। ये है अजीत सिंह शेखावत और उनकी गोद में बैठी हुई लड़की उनकी तीसरी वाइफ शालिनी शेखावत है। अजीत सिंह शेखावत ने अब तक 3 शादियां की है। अजीत सिंह शेखावत ने अब तक 3 शादियां की है। पहली शादी उन्होंने 30 साल पहले की थी और पहली शादी उनके पिता ने ही अपने दोस्त की बेटी के साथ कराई थी। अजीत सिंह शेखावत की पहली बीवी का नाम माधुरी था। अजीत और माधुरी का एक बेटा था अर्जुन सिंह शेखावत।
जो हमारी कहानी का हीरो है। उनकी पहली शादी 12 साल तक चली थी। 12 साल बाद उनकी पहली बीवी किसी अमीर आदमी के साथ उन्हें छोड़कर चली गई थी। माधुरी जी के जाने के 2 साल बाद अजीत सिंह शेखावत ने ही दूसरी शादी करी, अनामिका के साथ, और उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लेकिन फिर उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। बस उनके अफेयर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। शेखावत अंपायर अर्जुन ने अकेले अपनी मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन अर्जुन की मेहनत का फायदा उसके पिता ने बहुत अच्छे से उठाया था। और अब 3 महीने पहले ही अर्जुन के पिता ने तीसरी शादी शालिनी से की थी। शालिनी के साथ उसकी मां गायत्री भी शेखावत पैलेस में ही रहती थी। लेकिन अजीत शेखावत के साथ फ्लर्ट करने का मौका गायत्री भी कभी नहीं छोड़ती थी। अजीत सिंह शेखावत की दूसरी बीवी से भी 2 बच्चे थे, जो शेखावत पैलेस में ही रहते थे, और दोनों ही अपने बड़े भाई अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। अर्जुन का छोटा भाई मनोज सिंह शेखावत, लेकिन मनोज को अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मनोज को सब प्यार से मोंटी बोलते थे। और सबसे छोटी बहन वंशिका सिंह शेखावत। मोंटी अपने बड़े भाई से 5 साल छोटा था, और वंशिका 9 साल छोटी थी। मोंटी अर्जुन के साथ उसके बिजनेस में उसकी मदद करता था, और वंशिका अभी कॉलेज में पढ़ती थी। दूसरी तरफ देहरादून शहर के बीचों बीच एक आलीशान इमारत खड़ी थी, और उसे इमारत पर शेखावत कॉरपोरेशन लिखा हुआ था, और उसे बिल्डिंग के 24 फ्लोर पर मीटिंग हॉल में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग शांति से बैठे हुए थे और स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। वहां पर एक 24-25 साल का अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मोंटी था। मीटिंग हॉल में एक बड़ा सा टेबल था, जिसके चारों तरफ शेखावत कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे, और उन्हीं के बीच में हेड चेयर पर एक शख्स राजा की तरह बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आदमी एक तक मोंटी की प्रेजेंटेशन बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और फिर थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन खत्म होती है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। सभी लोगों को मोंटी की प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है, लेकिन आखिरी डिसीजन हेड चेयर पर बैठे आदमी था, और अब सभी लोग उसे हेड चेयर पर बैठे उसे इंसान को देख रहे थे, और अब मोंटी भी उम्मीद भरी नजरों से उसे शख्स को देख रहा था। और फिर वह आदमी सीधा बैठता है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नजर आई? मोंटी थोड़ा घबराकर सभी बोर्ड मेंबर्स को देखा है, और फिर एक बार अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ देखा है, और फिर सामने बैठे उसे शख्स की तरफ देखकर बोलता है, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा, और मुझे लगता है वह जरूर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। मोंटी की बात सुनकर सामने बैठा आदमी अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाता है, और फिर अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, तुम्हारे लगने से या तुम्हारे मानने से बिजनेस नहीं चलता मोंटी। बात इतनी है, अगर तुम्हें बेचना आता है तो तुम सामने वाले की चीज सामने वाले को ही बेच सकते हो। तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन इसमें लोगों का 40% से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। लेकिन सामने वाले लोगों को अगर तुमने विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा प्रोडक्ट उनके लिए 100% फायदेमंद है, तो तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। एक बात हमेशा याद रखना मोंटी, सामने वाले इंसान को वो दो जिसकी उसे जरूरत है। तुम्हारे पसंद के अकॉर्डिंग सामने वाला इंसान तुम्हारा प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा, और तुम जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हो, अभी इसकी लोगों को कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे, तो पहले उनको अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करो। उन्हें अपने प्रोडक्ट की जरूरत समझो। तो पहले अपने प्रोडक्ट को लोगों की नज़रों में उनके लिए उनकी ज़रूरत बनाओ, फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। इतना बोलकर वह शख्स खड़ा होता है और मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। तो ये थे हमारे हीरो अर्जुन सिंह शेखावत। उम्र 28 वर्ष, हाइट 6 फुट 4 इंच, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक ऐप, गेहुआ रंग, नीली आंखें, तीखे नैनक्श, परफेक्ट जो लाइन, हल्की हल्की चेहरे पर दाढ़ी, बिल्कुल कामदेव का रंग रूप लेकर आए थे।
उनकी कंपनी ना जाने हर साल कितने मॉडल को हायर करती थी, लेकिन अर्जुन सिंह शेखावत लोग के मामले में हर मॉडल को फेल करता था। शेखावत कंपनी जिसका अपना एक ब्रांड था और इसमें ज्वेलरी से लेकर मेकअप तक हर चीज बनती थी। कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, बैग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और फर्नीचर सभी इस कंपनी के ब्रांड के थे। और इसके अलावा शेखावत कंपनी के अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, होटल भी थे। और शेखावत कंपनी का सीईओ अर्जुन सिंह शेखावत था। अर्जुन ने अपनी मेहनत, लगन और दिमाग के बलबूते पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था। अर्जुन अपने आलीशान केबिन में बैठकर कुछ फाइल देख रहा था, तभी अर्जुन के केबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्जुन बिना देखे कमिंग बोल देता है, तभी मोंटी अंदर आता है। मोंटी अर्जुन की सामने वाली चेयर पर बैठकर बोलता है, सच कहा भाई, आपने लोगों को हमें वही देना होगा जिनकी उन्हें जरूरत है। सच में आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस कमाल का है। मोंटी की बात सुनकर अर्जुन के काम करते हुए हाथ रुक जाते हैं और अर्जुन मोंटी की तरफ देखकर बोलता है, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं, दिमाग होना चाहिए। अगर इंसान बेचने पर आए तो हवा को भी बेच सकता है, जो हमारे चारों तरफ फ्री में है। फर्क सिर्फ इतना है कि बेचना आना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर मोंटी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन मोंटी जानता था कि उसका भाई ऐसा ही है। इसीलिए मोंटी टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, वैसे भैया, आपकी असिस्टेंट मिस माहेश्वरी 2 दिन से नजर नहीं आई, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल उनके पास है। अर्जुन वापस से अपने काम को करते हुए बोलता है, मिस माहेश्वरी ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए पुणे गई थी, कल सुबह तक कंपनी भी आ जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर मोंटी अपने मन में बोलता है, भाई और उनकी असिस्टेंट दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो दोनों बिजनेस को तो ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन उनकी लव लाइफ कैसी होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी फर्स्ट नाइट पर भी दोनों मीटिंग ही अटेंड करेंगे या फिर बिजनेस से रिलेटेड ही एक दूसरे से बातें करने लगेंगे जैसे डॉट। मिस माहेश्वरी, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, मुझे अपनी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही चाहिए। और फिर मिस माहेश्वरी बोलेगी, यस सर, मेरे पास कुछ आइडिया है जिससे आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी। और फिर मोंटी अपने ख्याली पुलाव में ही हंसने लगता है। मोंटी की हंसी सुनकर अर्जुन मोंटी की तरफ देखता है तो मोंटी एकदम से सपक जाता है और सीरियस होकर बोलता है, और ठीक है भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और फिर मोंटी वहां से चला जाता है। मोंटी के जाने के बाद मैनेजर दरवाजा खटखटा है। मैनेजर इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और चेहरे से उसकी परेशानी भी साफ पता चल रही थी। मैनेजर अंदर ही अंदर भगवान से मदद मांग रहा था। प्लीज भगवान जी, हमारी मदद करना, क्योंकि जो खबर मैं सर को देने जा रहा हूँ उसके बाद तो कर आग बबूला होने वाले हैं और न जाने कितनों की नौकरी जाने वाली है। और तभी मैनेजर को अर्जुन की कड़क आवाज सुनाई देती है, अगर बाहर रहकर ही टाइम पास करना है तो तुम ऑफिस से भी बाहर जा सकते हो। बहुत है जो शेखावत कंपनी में जॉब पाने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। मैनेजर केबिन के अंदर जाकर सर झुकाकर बोलता है, सॉरी सर डॉट, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अर्जुन, क्या बात है? सर, हमारी कंपनी ने 2 दिन पहले न्यू वेडिंग ड्रेस के लिए जो फोटो शूट कराया था उसकी पिक्चर्स लीक हो गई हैं और ओबेरॉय कंपनी ने हमारा प्रोजेक्ट चोरी करके पब्लिश कर दिया है। और हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट को चोरी करने की वजह से ओबेरॉय कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर अर्जुन के कीबोर्ड पर चल रहे हाथ रुक जाते हैं, लेकिन अर्जुन का चेहरा अभी भी भावहीन था। अर्जुन बिना भाव के बोलता है, मतलब हमारी कंपनी में ही रहकर किसी ने हमसे गद्दारी की है और हमारे प्रोजेक्ट को लीक किया है। ओके, तुम्हारे पास 1 घंटा है। उसे इंसान को पकड़ने के लिए तो जाओ और जाकर अपना काम कर। और हाँ, हमारी कंपनी न्यू एम्प्लॉयर हायर कर रही है। ये न्यूज़ ट्रेडिंग में पहुंचा दो और अकाउंटेंट को मेरे ऑफिस में भेज देना। अर्जुन की बात सुनकर मैनेजर समझ जाता है
कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग काम कर रहे थे सर उन सबको फायर कर चुके हैं। इसीलिए कंपनी न्यू एम्प्लॉयर हायर कर रही है और अकाउंटेंट उन सभी का अकाउंट सेटल करने वाला है। दूसरी तरफ चाहत किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसकी डोर बेल बजती है। चाहत अपना चश्मा उठाती है और उसे अपनी आंखों पर लगाकर दरवाज़ा खोलना चली जाती है। जैसे ही चाहत दरवाज़ा खोलती है, एक उसकी हम उम्र की लड़की अंदर आती है और नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देती है, क्या यार मैं इतनी देर से बेल बज रही हूँ और तू अब दरवाज़ा खोल रही है। और फिर वो लड़की सूंघने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तू खाना बना रही थी, यानी कि फिर तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। वैसे भी तेरे हाथ का खाना खाने के लिए काम ही मिलता है। लड़की सोफे पर धम से बैठते हुए बोलती है, तो और बता तेरे पुणे की मीटिंग कैसी रही। अच्छा चल वो सब छोड़, ये बता क्या तेरे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड बनी, तेरे बॉस ने अपना संन्यास छोड़ा या नहीं। चाहत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं मेरे बस अभी भी सिंगल ही है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। वैसे रिपोर्टर काजल अगर तुम मेरी पुरानी दोस्त नहीं होती ना तो पक्का मुझे यही लगता कि तूने मुझसे दोस्ती न सिर्फ मेरे बॉस की जानकारी निकालने के लिए की है। काजल अपने दिल पर हाथ रख कर बोलती है, अरे नहीं यार, तुझे तो पता है ना तेरा बॉस मेरा क्रश है। जब मैं पहली बार तेरे बॉस को देखा था ना है, मैं तो पागल ही हो गई थी। उसे देखकर आज तक मैं इतना हॉट हैंडसम बंदा नहीं देखा। वैसे कमाल है ना, अर्जुन सिंह शेखावत के पिता अजीत शेखावत के अफेयर के चर्चे आए दिन न्यूज में आते रहते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह शेखावत का आज तक किसी भी लड़की के साथ नाम नहीं जोड़ा गया, जबकि उनकी कंपनी में आए दिन नई मॉडल आती रहती हैं। और अजीत सिंह शेखावत ने भी तो अपनी नई मॉडल से ही शादी करी है। शालिनी भी तो तुम्हारी कंपनी में 5 महीने पहले ही मॉडलिंग के लिए आई थी। चाहत काम करते हुए ही अपने गार्डन हाँ में हिला देती है। फिर काजल कुछ सोचते हुए बोलती है, वैसे ऐसी अफवाहें तो सुनी है, लेकिन क्या ये अफवाह सच है कि तेरा बॉस गे तो नहीं। चाहत अपने हाथों से ग्लव्स निकलते हुए बोलती है, पता नहीं वो क्या है ना, मैं उनके साथ कभी टेस्ट ड्राइव पर नहीं गई। काजल आहें भरते हुए बोलती है, हाय काश कोई मुझे तेरे बॉस के साथ टेस्ट ड्राइव पर भेज दे, तेरे बॉस को तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। चाहत काजल से इरिटेट होकर बोलती है, हो गई तेरी बकवास कर ली। बकवास तूने तो तू बताएगी मुझे, तू यहाँ पर क्या करने आई है, और तुझे पता कैसे चला कि आज मैं घर पर हूँ। काजल अपने सर पर चपत लगाते हुए बोलती है, अरे मैं जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी, वो बात तो मैं तुझसे पूछना ही भूल गई। चाहत सवालिया नजरों से काजल को देखने लगती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी और ओबरॉयस कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर प्रॉब्लम आई है। सुनने में आया है कि तुम्हारी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट ओबेरॉय कंपनी ने चुरा लिया है। काजल की बात सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। चाहत एकदम से बोलती है, कौन सा प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम। काजल, शायद कोई वेडिंग ड्रेस को लेकर कोई प्रोजेक्ट था। तू इंटरनेट पर ओबेरॉय कंपनी के न्यू वेडिंग ड्रेस के डिजाइन को सर्च कर, शायद तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। चाहत जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आती है और उसे पर ओबेरॉय कंपनी के न्यू वेडिंग ड्रेस के डिजाइन को सर्च करने लगती है। जैसे जैसे पिक्चर्स उसके सामने आती है, चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चाहत एकदम से बोलती है, ये डिजाइन तो हमारी कंपनी के हैं। जिस दिन मैं पुणे के लिए गई थी उसी दिन वेडिंग ड्रेस कलेक्शन का फोटोशूट हुआ था। काजल चाहत की बात सुनकर खुशी से उछलते हुए बोलती है, इसका मतलब ये बात सच है कि ओबेरॉय कंपनी ने शेखावत कंपनी के प्रोजेक्ट को चुराया है। काजल अपना बैग उठाती है और जल्दी से चाहत को बाय बोलकर कर वहां से चली जाती है। और फिर तभी चाहत का फोन रिंग करता है। चाहत फोन उठाकर हेलो बोलती है और तभी सामने से मैनेजर चाहत को बोलता है, मिस माहेश्वरी आप जल्दी से कंपनी आ जाइए, बॉस का ऑर्डर है।
चाहत जल्दी से वॉशरूम में जाती है और नहाकर रेडी हो जाती है। ग्रे पैंट, वाइट शर्ट, ग्रे कोट, हाई पोनीटेल और उसे पोनीटेल का भी जुड़ा बनाकर उसे पर जाली लगाकर बालों को अच्छे से कर देती है और अपना चश्मा पहनकर अपना बैग उठाती है और गाड़ी की चाबी लेकर फटाफट से ऑफिस पहुंच जाती है। रिसेप्शनिस्ट जब चाहत को देखते हैं तो अजीब नजरों से उसे देखने लगती है और अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए झुका लेती है। रिसेप्शनिस्ट का ऐसा बिहेवियर चाहत को अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल चाहत उसे इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है। चाहत सीता अर्जुन के केबिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अपनी गहरी सांसों को नॉर्मल करके दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से अर्जुन की कर्कश आवाज आती है, कमिंग। चाहत दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और अंदर जाते ही चाहत देखी है कि न्यू वेडिंग ड्रेस के कलेक्शन के प्रोजेक्ट पर जितने भी लोग काम कर रहे थे सभी इस वक्त अर्जुन के केबिन में मौजूद थे। चाहत के अंदर जाने पर सभी लोग चाहत को ही घूर कर देख रहे थे और एक 27-28 साल का चाहत को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट का हेड नरेंद्र तिवारी था। जहां सभी लोग चाहत को घूर कर देख रहे थे वहां पर मैनेजर चाहत को अपनी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था और उसे चाहत के लिए बुरा लग रहा था। चाहत का ध्यान अभी उन्हीं लोगों पर था कि तभी चाहत को अर्जुन की कड़क आवाज सुनाई देती है, मिस माहेश्वरी, आपके यहाँ पर सभी लोगों को देखने के लिए नहीं बुलाया गया। अर्जुन की बात सुनकर चाहत अर्जुन की तरफ देखती है तो अर्जुन हल्का गुस्से में नजर आ रहा था और गुस्से में ही चाहत को देख रहा था। चाहत एकदम से अपनी नजरें झुकाकर बोलती है, सॉरी सर। अर्जुन नरेंद्र की तरफ देखकर बोलता है, तो मिस्टर तिवारी अब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने कहा था कि आपको पता है कि किसने हमारे प्रोजेक्ट को लीक किया है और आपने बोला था कि जब तक मिस माहेश्वरी नहीं आ जाएंगे तब तक आप नहीं बताएंगे, तो मिस माहेश्वरी आ चुके हैं, अब बताइए। अर्जुन के पास सुनकर नरेंद्र के चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है और नरेंद्र चाहत को देखते हुए बोलता है, जी सर, मुझे पता है कि हमारे न्यू वेडिंग ड्रेस के कलेक्शन का जो प्रोजेक्ट था वो किसने लीक किया है और कौन ओबेरॉय कंपनी के हाथों बिक चुका है। अर्जुन हल्का गुस्से में बोलता है, मिस्टर तिवारी, मैं यहाँ पर पहेलियां सुनने के लिए नहीं बैठा। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। नरेंद्र, सॉरी सर, लेकिन मिस माहेश्वरी ही है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओबेरॉय कंपनी को बेचा है। उन्हीं के लैपटॉप से यह प्रोजेक्ट ओबेरॉय कंपनी को भेजा गया है। नरेंद्र की बात सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका दिल धक से रह जाता है। चाहत एकदम से बोलती है, नो सर, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो 2 दिन से पुणे में थी। मैंने ये प्रोजेक्ट ओबेरॉय कंपनी को नहीं भेजा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? नरेंद्र अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाकर बोलता है, पैसा मिस माहेश्वरी, पैसा, लोग पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये प्रोजेक्ट कौन सी बड़ी बात है? चाहत नरेंद्र की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, पैसों के लिए आप जैसे लोग बिकते होंगे नरेंद्र तिवारी। चाहत माहेश्वरी को पैसों के लिए इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। और तभी अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सभी को सुनाई देती है, इनफ बोथ ऑफ यू। किसने क्या किया है क्या नहीं, कौन गलत है कौन नहीं, क्या सही है और क्या गलत, उसका डिसीजन लेने के लिए अर्जुन सिंह शेखावत तुम्हारे सामने बैठा है। ये कंपनी मेरी है और मेरी कंपनी में कब कहाँ क्या होता है उसकी पल पल की खबर में रखता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर चाहत और नरेंद्र दोनों ही सर झुकाकर सॉरी बोलते हैं। अर्जुन अपनी चेयर से खड़ा होता है और चाहत के सामने आकर चाहत से पूछता है, मिस माहेश्वरी, आप पुणे के लिए कितने बजे ऑफिस से निकली थी? चाहत सर झुकाकर बोलता है, सर ठीक 4। अर्जुन अपने मैनेजर की तरफ देखा है तो मैनेजर समझ जाता है और केबिन से बाहर चला जाता है और तभी एक 6 फुट का हटा कटा इंसान अपने हाथ में चाहत का लैपटॉप लेकर अंदर आता है। यह अर्जुन का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और अर्जुन की पूरी सिक्योरिटी का हेड था, जिसका नाम विक्रांत राणा था। विक्रांत चाहत का लैपटॉप खोलता है
और चाहत के लैपटॉप को चाहत के सामने ले जाकर चाहत को बोलता है, पासवर्ड एंटर कीजिए। चाहत पासवर्ड एंटर कर देती है। उसके बाद विक्रांत चाहत के लैपटॉप में सारी चीज सर्च करता है और थोड़ी ही देर में विक्रांत अर्जुन की तरफ देख कर बोलता है, यस सर, मिस माहेश्वरी के लैपटॉप से ही सारा डाटा मेल किया गया है और मेल करने का एग्जैक्ट टाइम 3:50 है। मिस माहेश्वरी के ऑफिस से निकलने के ठीक 20 मिनट पहले। और मिस माहेश्वरी का एग्जिट टाइम 4:10 है। विक्रांत की बात सुनकर चाहत को बहुत बड़ा झटका लगता है और चाहत की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं। और तभी नरेंद्र आज मैगी डालने का काम करता है। देखा सर, मैंने कहा था ना कि मैं इस माहेश्वरी ने ही सारा डाटा ओबेरॉय कंपनी को भेजा है। मिस माहेश्वरी, आप पिछले 4 सालों से इस कंपनी में काम कर रही हैं। आपको अपने काम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार होना चाहिए था, लेकिन आप तो इतनी घटिया निकली कि चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को बेच दिया। सर, यह छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और अगर ज्यादा दाम मिले तो खुद को भी बेच देते हैं। वैसे भी सर, गंदा खून गंदा ही होता है, एक न एक दिन रंग जरूर दिखाता है। और अब चाहत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाहत ना चाहते हुए भी सिसकियां ले रही थी। अर्जुन अपने चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान लेकर आता है और चाहत के सामने जाकर अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था मिस माहेश्वरी, लेकिन आप तो बड़ी ही बेवकूफ निकली। चाहत सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है। अगर डाटा भेजना ही था तो फिर ऑफिस का लैपटॉप यूज क्यों किया? अपने पर्सनल लैपटॉप से भी डाटा भेज सकती थी या फिर किसी साइबर कैफे से भी जाकर मेल कर सकती थी, लेकिन ऑफिस के लैपटॉप से ही तुमने ओबेरॉय कंपनी को डाटा भेज दिया ताकि जब भी इंक्वायरी हो तो तुम आसानी से फंस जाओ। और फिर अर्जुन नरेंद्र के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मुस्कुराकर अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन भी हल्का मुस्कुराता है और फिर एकदम से सीरियस होकर एक जोरदार थप्पड़ नरेंद्र के गाल पर मरता है, जिससे नरेंद्र संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। और अब हैरान होने की बारी नरेंद्र की थी। नरेंद्र के होठों के किनारे से खून निकल रहा था। नरेंद्र अपनी गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अर्जुन को देखता है। चाहत भी अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन नरेंद्र का कॉलर पकड़ता है और फिर उसे खड़ा करके बोलता है, अर्जुन सिंह शेखावत को क्या समझ रखा है तुमन? कोई भी तुम जैसा 2 कौड़ी का आदमी मेरे सामने आएगा और मुझे बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। इतना बड़ा अंपायर मुझे विरासत में नहीं मिला, मैं खुद से खड़ा किया है। और इसी बीच में तेरे जैसे बेवकूफ बनाने वाले 36 मेरी जिंदगी में आए और गए हैं। और क्या कहा तूने? गंदा खून आखिर गंदा होता है? खून सिर्फ खून होता है, लेकिन तेरे जैसे इंसान की रगों में तो सिर्फ गटर का पानी बहता है। और फिर अर्जुन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है। विक्रांत इसे कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है ओबेरॉय कंपनी का वफादार बनने का। और अब जरा इन्हें अर्जुन सिंह शेखावत की खातिरदारी करो, इसे डेविल हवेली लेकर जाओ। विक्रांत नरेंद्र को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। अर्जुन वापस से अपनी चेयर पर बैठते हुए चाहत को बोलता है, मिस माहेश्वरी, आप घर जाइए और अपना सामान पैक कीजिए, हम 2 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं। चाहत ने अपनी मां को बता दिया था कि वो 2 दिन के लिए शिमला जा रही है और चाहत को अक्सर अर्जुन के साथ कंपनी की मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। इसीलिए चाहत की मां यानी कि मुस्कान जी को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी थी। अर्जुन अपने प्राइवेट जेट से शिमला के लिए निकलता है और कुछ ही घंटे में अर्जुन, विक्रांत और चाहत शिमला पहुंच जाते हैं। होटल तक का सफर तीनों को गाड़ी से तय करना था और होटल तक के सफर में उन्हें पूरा 1.5 घंटा लगने वाला था। लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ पेड़ टूटकर सड़क पर गिर जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं। विक्रांत गाड़ी से निकालकर सारी चीज चेक कर रहा था कि तभी विक्रांत का एक दोस्त विक्रांत के पास आता है। अरे मेरे यार, कितने दिनों बाद मिल रहा है,
तू फाइनली तुझे शिमला आने का मौका मिल गया। हाँ, 1 मिनट एक मुझसे मिलने तो तू यहाँ आया नहीं होगा। जरूर अपने उसे खड़ूस बॉस की वजह से आया होगा। तेरा खड़ूस बॉस भी तेरे साथ यही होगा। विक्रांत गुस्से से अपने दोस्त को आंखें दिखाते हुए गाड़ी की तरफ इशारा करता है। विक्रांत का दोस्त समझ जाता है कि उसकी बॉस गाड़ी में ही बैठा हुआ है। उसका दोस्त एकदम से चुप हो जाता है और फिर नॉर्मल बोलता है, अच्छा वह सब छोड़, यह बात कि तुम्हें जाना कहाँ है। विक्रांत होटल का एड्रेस अपने दोस्त को बता देता है। होटल का एड्रेस देखकर विक्रांत के दोस्त को हंसी आ जाती है। विक्रांत अपने दोस्त को गुस्से में देखा है और फिर हल्का गुस्से में ही बोलता है, लगता है तुझे अपने 32 दांत प्यार नहीं है, इसीलिए अपने दांत दिख रहा है। या तो तू अपने दांत दिखाने बंद कर, वरना मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा और फिर बिना दांतों की तरह बूढ़ों की तरह फुक निकलता रहना अपने मुंह से। विक्रांत की बातें सुनकर विक्रांत के दोस्त की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। विक्रांत का दोस्त एकदम सीरियस होकर बोलता है, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि जिस एड्रेस पर तू जाना चाहता है वह अभी यहाँ से बहुत दूर है और वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कम से कम कल दोपहर हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस होटल पर तुम जाना चाहते हो उसका एकमात्र रास्ता यही है और यह रास्ता कल सुबह से पहले खुलने वाला नहीं। और तीसरी बात, आसपास यहाँ पर कोई भी होटल या रिजॉर्ट नहीं है जहाँ तुम रख सको। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि अब ना चाहते हुए भी तुझे मेरे साथ मेरे गांव चलना पड़ेगा। मेरा गांव यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। तुम वहां पर आराम से रह सकते हो, बल्कि आज रात के जश्न का लुत्फ उठा सकते हो। विक्रांत, क्यों आज रात तुम्हारे गांव में किस बात का जश्न हो रहा है? विक्रांत का दोस्त, तू भूल गया आज निर्जला एकादशी है और हमारे गांव की परंपरा के अनुसार आज की रात लड़कियां अपना पति खुद चुनती है, इसीलिए हमारे गांव में आज पूरी रात जश्न होता है। तू तो इस जश्न में कितनी बार शामिल हुआ है, तुझे याद नहीं? विक्रांत को याद आता है कि वह कितनी बार इस जश्न में शामिल हुआ है और ऐसा ही होता है कि आज की रात जो भी लड़की किसी लड़के को वर्णमाला पहनती है, अगले दिन पूरी विधि विधान के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। और अब विक्रांत को अपने दोस्त के गांव जाना ही सही लग रहा था, क्योंकि पूरी रात तो वो लोग गाड़ी में नहीं बिता सकते थे। इसीलिए विक्रांत अर्जुन के साइड वाली खिड़की पर खटखटा आता है। अर्जुन गाड़ी का शीशा नीचे करता है और विक्रांत अर्जुन को सारी सिचुएशन समझा देता है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से अर्जुन भी मान जाता है। और अब अर्जुन की गाड़ी विक्रांत के दोस्त के गांव की तरफ मुड़ जाती है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में मोंटी एक मीटिंग के लिए चंडीगढ़ आया हुआ था और मोंटी की मीटिंग भी सक्सेसफुल होकर खत्म हो गई थी। रात काफी हो गई थी। मोंटी चंडीगढ़ के रात के नज़ारे को देखते हुए एक क्लब में पहुंच जाता है। मोंटी बार काउंटर पर आकर बैठता है और ड्रिंक करने लगता है। क्लब का म्यूजिक काफी लाउड था और लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाह डालकर नाच रहे थे। चारों तरफ फुल ऑन मस्ती चल रही थी और मोंटी भी क्लब में काफी एंजॉय कर रहा था। मोंटी भी दिखने में काफी हैंडसम था। मोंटी की हाइट 6 फुट की थी। मस्कुलर बॉडी, 6 पैक अप, काली आंखें, हल्के ब्राउन बाल और चेहरे पर भी हल्की ब्राउन दाढ़ी, रंग एकदम दूध जैसा गोरा। इसीलिए लड़कियां भी मोंटी को अपनी ललचाया नजरों से देख रही थी और मोंटी को पाने की ख्वाहिश कर रही थी। लेकिन मोंटी किसी भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देख रहा था। और तभी एक लड़की मोंटी के पास आती है। लड़की ने 1 पीस रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। बाल खुले हुए थे और कर्ली द लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लड़की मोंटी के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और बहुत ही सेक्सुअल तरीके से मोंटी के गाल पर उंगली घूमते हुए उसके हाथों पर लेकर आती है और फिर मोंटी के हाथ से ड्रिंक वाला गिलास लेकर खुद उसकी ड्रिंक को पी जाती है। और फिर गिलास को टेबल पर रखकर मोंटी की आंखों में देखकर बहुत ही सेडक्टिव तरीके से बोलती है, हे हैंडसम, क्या आज रात तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहोगे? मोंटी उसे लड़की को एक नज़र ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और बहुत ही एरोगेंट तरीके से उसे मना करते हुए अपने कोट को उठाकर अपने कंधे पर डालता है और वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है।
मोंटी वहां से जा ही रहा था कि तभी एक लड़की का पैर स्लिप होता है और लड़की मोंटी के ऊपर गिर जाती है। मोंटी अचानक से उसे लड़की के गिरने से खुद को संभाल नहीं पाता और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब मोंटी और वो लड़की दोनों ही नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। मोंटी नीचे लेटा हुआ था और लड़की उसके ऊपर लेटी हुई थी और इनडायरेक्ट उन दोनों के हॉट आपस में टकरा जाते हैं। और ये देखकर लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लड़की एकदम से हड़बड़ा कर मोंटी से दूर होती है और खड़ी हो जाती है। लड़की ने ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। लड़की की ड्रेस उसके घुटनों तक की थी और लड़की दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। मोंटी भी जब एक नज़र उसे लड़की को देखा है तो देखा ही रह जाता है। कत्थी आंखों जिन पर स्मोकी मेकअप किया हुआ था, जो उसे लड़की की आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। काले घने लंबे बाल जो उसे लड़की की कमर तक आ रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियां जैसे पतले हॉट, जिन पर रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। लड़की की हाइट 5 फुट 5 इंच की थी और लड़की ने 3 इंच की हील पहन रखी थी और 0 साइज फिगर जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। और काले कपड़ों में उसका गोरा बदन चांद की तरह चमक रहा था। लड़की जब मोंटी को खुद को ऐसे देखते हुए पाती है तो लड़की की आंखों में गुस्सा आ जाता है। अर्जुन, विक्रांत और चाहत तीनों ही गांव पहुंच चुके थे। सारे गांव को बहुत अच्छे तरह से सजाया गया था और एक बड़े से मैदान में बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके चारों तरफ बैठने का अच्छे से अरेंजमेंट किया गया था और उसे ग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा बोन फायर बनाया गया था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लड़कियां एकदम सज धज कर तैयार थी तो लड़कों के चेहरे से भी एक अलग ही खुशी झलक रही थी। सभी लड़कों के चेहरे पर आज अलग ही नूर था। विक्रांत का दोस्त तीनों को मैदान में बैठा देता है और कुछ लड़कों को उनका ख्याल रखने के लिए बोल देता है। गांव का माहौल चाहत को भी बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और चारों तरफ अलग ही रौनक छाई हुई थी। और फिर थोड़ी ही देर में गांव के सरपंच जलसे में शामिल होते हैं। सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। मन्नत और विक्रांत भी सभी को देखकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी एरोगेंट में वहां पर किसी राजा की तरह बैठा रहता है और अपने फोन में कुछ मेल चेक करता रहता है। लेकिन मैदान में बहुत भीड़ थी जिस वजह से सरपंच को अर्जुन का बैठे रहना दिखाई नहीं देता और कोई भी अर्जुन पर इतना खास ध्यान नहीं देता। सभी का ध्यान सिर्फ सरपंच जी पर ही था। सरपंच जी और उनके साथ आए 2-4 लोगों के लिए अलग से बैठने का इंतजाम किया गया था और गांव के सरपंच भी बड़ी अकड़ के साथ वहां पर किसी राजा की तरह बैठ जाते हैं और जश्न को शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। और फिर गांव के कुछ लड़के लड़कियां मिलकर नाच गाना शुरू कर देते हैं और फिर मैदान में बैठे सभी लोगों को ठंडाई सर्वे की जाती है जिसमें भांग मिलाई गई थी। आज के दिन भांग पीना उनके यहाँ की परंपरा थी और आज के दिन भांग वो महादेव का प्रसाद समझकर पीते थे। और सभी लड़के लड़कियों को भांग पिलाने का दूसरा कारण यह भी था कि भांग के नशे में सभी लड़के लड़कियां अपनी दिल की बात को खोलकर सबके सामने रख देते थे। भांग पीने के बाद सभी लोग अपनी लाज और शर्म छोड़कर जो लड़का लड़की उन्हें पसंद होते थे उन्हें सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते थे। विक्रांत को इसके बारे में पता था लेकिन चाहत और अर्जुन को इसके बारे में नहीं पता था। सबसे पहले चाहत भांग का गिलास लेती है और उसे पीने लगती है। चाहत को भांग काफी टेस्टी लगती है, इसीलिए चाहत पूरे गिलास को एक ही बार में पी जाती है। और जब विक्रांत का ध्यान चाहत पर जाता है तब तक चाहत 2 से 3 गिलास पी चुकी थी और इतना पीने के बाद भी चाहत अगला गिलास उठा रही थी जिसे विक्रांत उसे रोकने के लिए उसके पास आता है और चाहत को रोकने लगता है। विक्रांत का पूरा ध्यान चाहत को भांग पीने से रोकने पर था, लेकिन दूसरी तरफ इसी बीच में अर्जुन भी भांग का गिलास उठा लेता है और उसे पीने लगता है। चाहत को नशा चढ़ने लगता है और चाहत मदहोश होने लगती है। चाहत सभी लड़कियों के बीच में जाकर नाचने लगती है और चाहत को इस तरह बेसुध होकर नाच देख विक्रांत को अर्जुन का डर लगने लगता है। विक्रांत डरते हुए अर्जुन को देखता है तो अर्जुन भी भांग पी रहा था।
और अर्जुन को भांग पीता हुआ देखकर विक्रांत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और विक्रांत अपना एक हाथ अपने सर पर मरता है। विक्रांत खुद से बोलता है, मर गए कल सुबह अर्जुन सर मुझे नहीं छोड़ने वाले, मुझे तो लगता है कल सुबह अर्जुन सर मुझे भगा भगा कर मारेंगे। और धीरे धीरे भांग का नशा अर्जुन को भी चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में जब मोंटी और एक लड़की अचानक से बैलेंस बिगड़ने की वजह से जमीन पर गिर गए थे तो उनकी एक्सीडेंटल किस हो गई थी और तुरंत ही लड़की जल्दी से मोंटी से अलग हो जाती है और मोंटी उसे लड़की की खूबसूरती में खो जाता है। मोंटी का लड़की को इस तरह से देखना लड़की को गुस्सा दिला देता है। लड़की गुस्से में मोंटी को बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, कभी लड़की नहीं देखी क्या जो इस तरह से घूर घूर कर देख रहे हो। मोंटी को भी इस बात का रिलायंस होता है कि वह कैसे उसे लड़की को देख रहा है। मोंटी तुरंत ही अपनी नजरें फिर लेता है और बोलता है, लड़कियां तो मैं बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट मैं तो पूरे दिन भर लड़कियों से गिरा रहता हूं और तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है वो लड़कियां जो मेरे आसपास होती है। मोंटी की बात पर लड़की को भी गुस्सा आ जाता है। लड़की गुस्से में बोलती है, अच्छा अगर इतनी ही खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे आसपास रहती हैं तो फिर मेरे होठों को छूने के लिए तुम्हें इतना ड्रामा क्यों करना पड़ा। मोंटी सवालिया नजरों से लड़की की तरफ देखकर बोलता है, ड्रामा कौन सा ड्रामा। लड़की, यही मुझे जानबूझकर टकराया और नीचे जमीन पर गिर गए और इस बीच तुम्हें मेरे होठों को छूने का मौका मिल गया। तुम जैसे घटिया लोगों की ये घटिया चला मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम जैसे घटिया लोग ही ऐसी चल चलते हैं। लड़की की बातों पर अब मोंटी को भी गुस्सा आ जाता है। अगर हम जैसे घटिया लोग ऐसी चले चलते हैं तो तुम लड़कियों कौन सी कम होती हो जहां पैसे वाला लड़का देखा नहीं वहीं पर फिसल जाती हो और इल्जाम लड़कों पर लगा देती हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है लड़की चाहे कुछ भी करें गलत हमेशा लड़कों को ही ठहराया जाएगा और इसी बात का तुम लड़कियां फायदा उठाती हो। अब देखो ना, जानबूझकर तुम मेरे ऊपर गिरी थी और इल्जाम तुम मुझ पर ही लग रही हो। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम जैसी लड़कियां होती हैं। मोंटी की बात पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और लड़की गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मोंटी के गाल पर मार देती है। मोंटी की बात पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और लड़की गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मोंटी के गाल पर मार देती है। तुम जैसे बदतमीज और घटिया इंसान से मैं नहीं बल्कि मेरा थप्पड़ बात करता है और दोबारा अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं थप्पड़ से नहीं बल्कि अपनी चप्पल से तुम्हें मारूंगी। और इतना बोलकर लड़की वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मोंटी लड़की का हाथ पकड़कर रोक लेता है। दूसरी तरफ शिमला में अर्जुन पूरी तरह से नशे में मदहोश हो चुका था और अर्जुन नशे में चारों तरफ देखा है तो चारों तरफ मस्ती का ही माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे। तभी अर्जुन की नज़र म्यूजिक ड्रम्स पर जाती है। अर्जुन खड़ा होता है और लड़खड़ाते कदमों से ड्रम्स की तरफ जाने लगता है। म्यूजिक ड्रम्स को कोई नहीं बज रहा था। अर्जुन वहां पर बैठता है और बहुत ही दमदार तरीके से म्यूजिक ड्रम्स को बजने लगता है। म्यूजिक ड्रम्स की ताल को सुनकर चाहत के भी कम खुद पर खुद थिरकने लगता है। चाहत डांस करते हुए अपना चश्मा हटा देती है, बालों को खोल देती है और अपने कोट के बटन भी खोलकर कोट को उतार देती है। और तभी अर्जुन चाहत को बड़े ध्यान से देखने लगता है क्योंकि चाहत इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर अर्जुन भी चाहत के पास आ जाता है और गाना गाने लगता है। ये चेहरा, ये तेवर, ये कातिल अदाएं। चाहत मदहोश होकर और खुलकर नाचने लगती हैं और उसके साथ और भी लड़कियां मिलकर नाचने लगती हैं। ये प्रेमी, ये पागल, ये चाहत, ये मोहब्बत, लयामत 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 लयामत। ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल। अर्जुन चाहत का हाथ पकड़ता है और फिर उसके साथ कपल डांस करने लगता है। आशिक है कौन वो? तुम आशिकी हो जिसकी। शायर है कौन वो? तुम शायरी हो जिसकी।
अर्जुन चाहत की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है और चाहत मदहोश होकर आगे की लाइन गाती है। हुए तुम दीवाने यूं ही तो नहीं चला कोई जादू कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ये जादू, ये जादू, ये जादू, ये रंगत, ये रंगत, ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, ये जवानी, दिलबर मेरे सनम, महबूब मेरे यारा। उसे मैदान में एक राधे श्याम का मंदिर था जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और वहां पर बहुत सारी मलाई रखी गई थी। जिन लड़कों को लड़कियां माला पहनती थी और लड़का भी उसे लड़की को माला पहना देता था तो कल सुबह उनकी शादी की जाती थी। और अब लड़कियां वहां से माल उठाकर जो भी पार्टनर उन्हें पसंद था उसके गले में पहनकर उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुन रही थी। और चाहत बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अब चाहत भी वहां से एक माला उठाती है और अर्जुन को पहना देती है। बदला है आज क्यों अंदाज ये तुम्हारा, करूँ क्या कोई जोर चलता नहीं, संभाले से भी दिल संभलता नहीं, संभलता नहीं हाँ संभालता नहीं, संभलता नहीं। और ये देखकर विक्रांत के होश ही उड़ जाते हैं। विक्रांत, मिस माहेश्वरी ये आपने क्या कर दिया, अब इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको कल सुबह चुकानी पड़ेगी। बस अर्जुन सर यह गलती ना करें। लेकिन अर्जुन भी माल उठना है और चाहत को पहना देता है। अब विक्रांत अपने माथे पर मरते हुए बोलता है, गई भैंस पानी में, ये मौजन, ला 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 ला, ये सागर, ला 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 ला, ये हवाएं, ये मौसम, ला 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 ला, ये महफिल, ये नगमा, ये शोडी, ये आलम, लयामत 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 लयामत, ये आंखें, ये आंखें, ये चेहरा। डांस करते हुए अर्जुन चाहत की आंखों में खो जाता है और चाहत भी अर्जुन की आंखों में खो जाती है। और दोनों को होश ही नहीं रहता। दोनों क्या कर रहे हैं? अब अर्जुन की नजर चाहत के होठों पर जाकर टिक जाती है। ये चेहरा, ये मस्ती, ये मस्ती, ये तेवर, ये तेवर, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फें, ये प्रेमी, ये खुशबू, ये पागल, ये चुड़ी, ये चाहत, ये पायल। अर्जुन चाहत की कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेता है। ये मोहब्बत, नयामत 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 हबयामत नयामत 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 हबयामत नयामत नयामत नयामत। और बिना किसी की परवाह किए सबके सामने चाहत के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उन्हें चूमने लगता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी से अर्जुन और चाहत को देखने लगते हैं। लेकिन अर्जुन बेधड़क चाहत के होठों का रस पी रहा था। अर्जुन बहुत ही शिद्दत से चाहत के होठों को चूम रहा था। अर्जुन चाहत के निचले होंठ को शक कर रहा था। और अब यह देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है। सरपंच अपने आदमियों को इशारा करते हैं तो उनके आदमी अर्जुन और चाहत के पास जाते हैं और उन दोनों को खींचकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं। चाहत को अर्जुन से इस तरह से दूर कर देना अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अर्जुन को बहुत गुस्सा था। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाहत को इतना नशा हो गया था कि चाहत अब बेहोश होने लगी थी। और अर्जुन को भी बहुत ज्यादा नशा हो गया था। अर्जुन को अपने सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था और अर्जुन अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अर्जुन की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। अर्जुन बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन नशे के कारण बोल नहीं पा रहा था। लेकिन विक्रांत अर्जुन को संभाल लेता है और सभी लोगों को अर्जुन से दूर कर देता है। और फिर सरपंच जी उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। सरपंच जी गुस्से में बोलते हैं, इन दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। शहर से आए हैं तो क्या इतने बेशर्म हैं? इन्हें अलग अलग कमरे में सुला दिया जाए। कल सुबह उनकी शादी कर दी जाएगी। क्योंकि लड़का और लड़की ने एक दूसरे को माला पहनकर हमारे गांव की परंपराओं को निभाया है। अब अगली परंपरा को भी इन्हें निभाना होगा। इन दोनों को शादी करनी होगी। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में
थप्पड़ मारने के बाद लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन मोंटी लड़की का हाथ पकड़ लेता। अगर मैं तुम्हारी नज़र में इतना ही बदतमीज और घटिया हूं, तो अब तुम मेरी बदतमीजी और घटियापन भी अच्छे से देख लो। इतना बोलकर मोंटी लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है और एक हाथ उसकी कमर में डालकर खुद से चिपक लेता है और दूसरे हाथ से लड़की के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। और फिर मोंटी उसे लड़की के होठों पर अपने होंठ रख देता है, और ऐसा करते ही लड़की अपनी जगह पर जैसे जम जाती है। और मोंटी बहुत ही गुस्से और एग्रेसिव होकर उस लड़की के होठों को चूमने लगता है। मोंटी लड़की के होंठ को बहुत ही जोर से स्मूच कर रहा था। मोंटी गुस्से में लड़की के होंठ को चबाने लगता है। जिस लड़की को दर्द होता है, लड़की अपने सेंस में वापस आती है और लड़की को समझ में आता है कि मोंटी उसके साथ क्या कर रहा है। लड़की अपने दोनों हाथों को मोंटी के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन मोंटी की पकड़ और भी ज्यादा उसे लड़की की कमर पर कसती जा रही थी और मोंटी उससे और भी ज्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है। लड़की को अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था। लड़की मोंटी की बाहों में झटपट आने लगती है, लेकिन मोंटी लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मोंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे लड़की ने उसे थप्पड़ कैसे मारा? आज तक उसके बड़े भाई अर्जुन ने भी उसे पर हाथ नहीं उठाया था और इस लड़की ने सबके सामने उसे पर हाथ उठा दिया था। मोंटी इसी बात की पनिशमेंट उसे लड़की को दे रहा था। लड़की मोंटी की बाहों में छटपटा रही थी। मोंटी को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मोंटी जैसा हटा-कटा इंसान उसे टच से मैच भी नहीं हो रहा था। थक हार कर लड़की अपनी स्ट्रगल करना बंद कर देती है और मोंटी को वो करने देती है जो मोंटी कर रहा था। और अब मोंटी बहुत ही पैशन के साथ लड़की के होठों को चूमने लगता है। मोंटी लड़की को हल्का धक्का देते हुए पीछे की तरफ ले जाता है और दीवार से लगा देता है। और अब तो मोंटी लड़की के होंठों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की अपने होंठ खोल ही नहीं रही थी और इसीलिए मोंटी को गुस्सा आने लगता है। मोंटी गुस्से में लड़की के होठों पर बहुत जोर से बाइट करता है। आह! लड़की की मुंह से आह निकल जाती है, जिससे उसके होंठ खुल जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर मोंटी लड़की के मुंह में अपनी टग को डालकर लड़की के पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। मोंटी को किस करते हुए 20 मिनट हो गए थे और आप लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और अब मोंटी को भी रिलायंस होता है कि लड़की सांस नहीं ले पा रही है, इसीलिए मोंटी गुस्से में जोर लड़की के होठों पर काट लेता है और फिर लड़की को छोड़ देता है। लड़की की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और लड़की का चेहरा भी आंसुओं से भीग गया था। लड़की के होठों से खून निकल रहा था। लड़की अपनी भीगी आंखों से मोंटी को देखती है और फिर गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और फिर मोंटी भी क्लब से निकालकर अपने होटल की तरफ चला जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंखें खुलती है तो अर्जुन के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अर्जुन की आंखें दर्द की वजह से ठीक से खुल भी नहीं रही थी, लेकिन अर्जुन फिर भी जबरदस्ती आंखों को खोलकर चारों तरफ देखने लगता है। खुद को एक अनजान कमरे में कर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है। अर्जुन अपने सर को पकड़कर कमरे से बाहर आता है तो जहां कल मैदान में उत्सव का माहौल था, आज वहां पर जगह जगह पर शादी के मंडप सजाए जा रहे थे। लेकिन अर्जुन को शादी के मंडप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अर्जुन विक्रांत और चाहत को ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में अर्जुन विक्रांत को दिखाई देता है तो विक्रांत अर्जुन के पास जाने लगता है और अर्जुन को भी विक्रांत दिखाई दे जाता है। अर्जुन भी विक्रम के पास जाने लगता है, लेकिन तभी 3 से 4 लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन लड़कों को देखकर बोलता है, ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते भी हो तुम किसका रास्ता रोक रहे हो? और तभी अर्जुन को एक कड़क आवाज अपने पीछे से सुनाई देती है। हम जानते हैं कि आप शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये गांव हमारा है और यहाँ पर सिर्फ हमारी चलती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखा है तो पीछे सरपंच जी अपने 2-3 साथियों के साथ खड़े थे। अर्जुन सरपंच के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है, ठीक है, मान लिया कि यह गांव आपका है
और यहाँ पर आपकी चलती हैं, लेकिन मेरा रास्ता क्यों रोका जा रहा है? सरपंच जी, क्योंकि रात में आपने भी हमारे गांव की परंपरा को निभाया है, इसीलिए आपको अब शादी करनी होगी और बिना शादी किए आप इस गांव से नहीं जा सकते। सरपंच की बात सुनकर अर्जुन को बहुत हैरानी होती है और अर्जुन हैरानी से विक्रांत की तरफ देखा है तो विक्रांत भी अपनी गर्दन अफसोस के साथ हाँ में दिला देता है। अर्जुन भी कल रात की बातें याद करने लगता है, लेकिन अर्जुन को कुछ याद नहीं आता। अर्जुन अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है, लेकिन फिर भी अर्जुन को कुछ याद नहीं आता। अर्जुन हल्के गुस्से में सरपंच को बोलता है, अगर मैं आपकी बात ना मानो शादी करने से इनकार कर दूं तो? सरपंच जी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आए आप 3 लोग थे, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 लोग ही वापस जाएंगे। आपके साथ जो लड़की आई थी उस लड़की को हम अपने ही गांव में कैद करके रखेंगे और उसे लड़की की शादी हम गांव के किसी भी लड़के से कर देंगे। सरपंच की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अर्जुन गुस्से में सरपंच का कुर्ता उसके गले से पकड़कर बोलता है, तुम जानते नहीं हो, तुम किसी से टकरा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जहां शादी की तैयारी चल रही है, वहां सिर्फ लाशें ही नजर आए तुम्हें। अर्जुन की इस हरकत पर गांव के सभी लोग अपने हाथों में लाठी लेकर अर्जुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही विक्रांत अर्जुन के सामने आता है और अपने कमर से गन निकालकर हवा में फायर कर देता है। विक्रांत के हाथ में बंदूक देखकर सभी लोग डर से पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर सरपंच जी आगे आते हुए बोलते हैं, अगर आप मारना ही चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मार दीजिए, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने अपनी परंपराओं का इस तरह से मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकते। हमारी परंपराएं हमारी जान से बढ़कर हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं। सरपंच की बात सुनकर गांव के एक एक करके आदमी सरपंच के पीछे खड़े हो जाते हैं। और अब विक्रांत को टेंशन होने लगी थी, क्योंकि विक्रांत का दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। विक्रांत किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहता था। और अब विक्रांत बेबस होकर अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें। अर्जुन शादी नहीं करना चाहता था और सरपंच अपनी परंपराओं की वजह से पीछे नहीं हटना चाहता था। तभी विक्रांत अर्जुन के पास आकर धीरे से अर्जुन के कान में बोलता है, सर आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। वैसे भी यह लोग आपकी शादी मिस माहेश्वरी से करना चाहते हैं, क्योंकि कल रात नशे की हालत में मिस माहेश्वरी के साथ ही अपने माल को एक्सचेंज किया था। अभी आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए, देहरादून जाकर आप डिवोर्स ले लेना। वैसे भी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और मिस माहेश्वरी भी इस बात को समझेंगे कि शादी सिर्फ मजबूरी में हो रही है। अगर आप इस शादी को नहीं भी मानेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस शादी का कोई सबूत नहीं होगा। अर्जुन को भी विक्रांत की बात में कहीं ना कहीं लॉजिक लगता है और अर्जुन भी विक्रांत की बात से एग्री हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को अभी के लिए बस यहाँ से कैसे भी करके निकलना था और चाहत को अपने साथ लेकर ही जाना था, क्योंकि चाहत यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी पर आई थी और इसीलिए अर्जुन चाहत को यहाँ पर ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। अपनी फैसले को मजबूत करके अर्जुन सरपंच की तरफ देखा है और बोलता है, ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही हम यहाँ से चले जाएंगे और कोई हमें नहीं रुकेगा। सरपंच, बिल्कुल आप शादी कर लीजिए, हम खुद खुशी खुशी आपको विदा करेंगे। दूसरी तरफ जब चाहत को होश आता है तो चाहत को भी कुछ भी याद नहीं था, और जब चाहत अपने आप को किसी अनजान कमरे में पाती है तो चाहत एक पल के लिए डर जाती है। चाहत अपने आप को देखती है तो चाहत को सब कुछ ठीक ही लगता है। चाहत की सांस लेते हुए कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था और यह बात चाहत को बहुत ही अजीब लगती है और चाहत को ना चाहते हुए भी एक अनजान डर सताने लगता है। चाहत जोर जोर से दरवाजा खटखटाना लगती है और दरवाजे को पूरी जान लगाकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। चाहत अपना फोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन चाहत को अपना फोन भी नहीं मिल रहा था और अब चाहत बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है।
अब चाहत थक हार कर बिस्तर पर बैठ जाती है। चाहत को बैठे हुए अभी 20 मिनट ही हुए थे कि तभी दरवाजा खुलता है और 4 से 5 लड़कियां कैमरे के अंदर आती हैं और उनके पीछे 2 औरतें होती हैं, जिनमें एक हाथ में शादी का जोड़ा था और दूसरे हाथ में कुछ ज्वेलरी बॉक्स थे। दोनों औरत सारा सामान बिस्तर पर रखकर लड़कियों से बोलती हैं, चलो लड़कियों, जल्दी से इस लड़की को तैयार करके बाहर ले आओ। चाहत, जो सारा सामान देखकर एक अजीब सी उलझन में थी, औरतों से पूछ लेती है, 1 मिनट, क्या यह सारा सामान आप मेरे लिए लेकर आए हैं? क्या आप मुझे तैयार करने की बात कर रही हैं? लेकिन मुझे क्यों तैयार करना है? और मुझे यहाँ पर ऐसे कमरे में बंद करके क्यों रखा गया है? देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सर की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे सर के साथ जाना होगा। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की चाहत को बोलती है, तुम अभी अपने सर से नहीं मिल सकती। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते। शादी से पहले मिलना हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। दूसरी लड़की, वैसे एक बात बोलूं, सारे दूल्हलों में से सबसे सुंदर दूल्हा तुम्हारा ही है। चाहत की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चाहत एकदम से बोलती है, शादी, दूल्हा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है आप मुझे साफ साफ कहिए। और तभी उन दोनों औरतों में से एक औरत बोलती है, अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रात तो बड़ा उछाल उछाल कर नाच रही थी। उसे लड़के के साथ रात नहीं याद रहा। यह सब कुछ तुम्हें, और जब तुमने माला पहनने की रस्म निभाई थी, तब नहीं सोचा था कि कल सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा। अब माला पहनाई है तो शादी की रस्म भी निभानी पड़ेगी। तुम हो बड़ी बेशर्म, सबके सामने ही उसे लड़के को चूम लिया। जरा सी लाज नहीं आई तुम्हें? चाहत थोड़ा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, माला पहनाई, शादी, चूम लिया। अब क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं कि कल तुम कैसे सबके सामने उसे लड़के के साथ नाच रही थी और फिर तुमने मंदिर से उठाकर माल भी पहने और उसे लड़का ने भी तुम्हें माला पहनाई थी और उसके बाद तुमने सबके सामने एक दूसरे को चूम लिया था। अरे सरपंची तो बहुत गुस्सा किए थे। उसे वक्त उन्होंने आदमियों ने ही तो तुम दोनों को एक दूसरे से अलग किया था। पता नहीं तुम तो अपनी लाज शर्म को बेचकर कल रात क्या क्या कर जाते। और अब तुम नाटक करना बंद करो। शादी का मुहूर्त 1 घंटे बाद का है, तो इसीलिए जल्दी से तैयार हो। जो लड़कियां, इसे जल्दी से तैयार करके नीचे ले आना। हम तब तक नीचे जाकर बाकी की तैयारी देखते हैं। इतना बोलकर दोनों औरतें नीचे चली जाती है। चाहत को गुस्सा आता है और चाहत सारा सामान उठाकर नीचे जमीन पर फेंकते हुए बोलती है, कौन सी शादी, कैसी शादी? मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। और आप लोग मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? अब उनमें से एक लड़की को गुस्सा आता है और वो लड़की गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, शादी तो तुमने करनी पड़ेगी। तुम्हारा होने वाला पति भी ऐसे ही ड्रामा कर रहा था। उसे भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन सरपंच जी ने उसे भी शादी के लिए मना लिया और अब तुम ड्रामा दिख रही हो। देखो, अगर तुम चुपचाप शादी कर लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर तुमने शादी नहीं करी तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ना जाने कितने मासूम मारे जाएंगे, तुम नहीं जानती। इन्हीं मासूमों की जान बचाने के लिए उसे लड़के ने भी शादी के लिए हाँ बोली है। चाहत सवालिया नजरों से उसे लड़की को देखने लगती है, जैसे आंखों से ही पूछ रही हो, मारे जाएंगे से तुम्हारा क्या मतलब है? लड़की चाहत की नजरों को पहचान कर जवाब देती है, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो सरपंच जी गुस्से में आकर तुम्हारे साथ आए दोनों लड़कों से भिड़ जाएंगे, और तुम्हारे साथ में जो एक लड़का है उसके पास बंदूक है। जाहिर सी बात है, खुद को बचाने के लिए वह आदमी दूसरों पर गोली जरूर चढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम शादी के लिए हाँ बोल देती हो तो कोई भी मार नहीं जाएगा और शांति से शादी हो जाएगी।
चाहे तो तुम एक बार अपने होने वाले पति से फोन पर बात कर सकती हो। यह रहा तुम्हारा फोन। चाहत अपना फोन देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से फोन लेकर अर्जुन को फोन मिलती है। जब अर्जुन का फोन रिंग करता है तो अर्जुन अपनी पॉकेट से फोन को निकाल कर देखता है, जिस पर मिस माहेश्वरी लिखा हुआ शो हो रहा था, और अर्जुन समझ जाता है कि चाहत उसे फोन क्यों कर रही है। जब अर्जुन का फोन रिंग करता है तो अर्जुन अपनी पॉकेट से फोन को निकाल कर देखता है, जिस पर मिस माहेश्वरी लिखा हुआ शो हो रहा था, और अर्जुन समझ जाता है कि चाहत उसे फोन क्यों कर रही है। हेलो सर, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये लोग मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। अर्जुन चाहत को शांत करते हुए बोलता है, देखो चाहत, ज्यादा परेशान मत हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें यहाँ से निकलने के लिए शादी करनी पड़ेगी। अगर हम शादी नहीं करेंगे तो यह लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। शायद हमने जो रात ड्रिंक की थी उसमें कुछ नशा मिला हुआ था और नशे में आकर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसी की वजह से यह लोग हमसे जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तुम परेशान मत हो, हम शादी करने के तुरंत बाद यहाँ से निकल जाएंगे, और अगर तुम लगता है कि शादी के बाद डाइवोर्स लेना चाहिए तो हम तुरंत ही डाइवोर्स ले लेंगे। वैसे तो इस शादी का कोई सबूत नहीं होगा। अगर तुम शादी को नहीं भी मानेगी तो भी कोई बात नहीं होगी। यह समझ लो कि जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया की शादी होती थी, उसी तरीके से हम भी शादी का एक ड्रामा कर रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर चाहत सारी सिचुएशन समझ जाती है, और अब चाहत बिल्कुल शांत हो जाती है। और अब चाहत को ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार होना पड़ता है। और अब चाहत और अर्जुन दोनों ही शादी के लिए तैयार थे। अर्जुन ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, जिस पर वाइट मोतियों की कंठमाला पहनी हुई थी, और सर पर भी क्रीम कलर का सहारा पहना था। और अब चाहत और अर्जुन दोनों ही शादी के लिए तैयार थे। अर्जुन ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, जिस पर वाइट मोतियों की कंठमाला पहनी हुई थी, और सर पर भी क्रीम कलर का सहारा पहना था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी अर्जुन से अपनी नजर हटा नहीं पा रहे थे, और लड़कियों को इस तरह से सिर्फ अर्जुन की तरफ ही देखता पाकर सभी लड़कों को अर्जुन से जलन भी हो रही थी। अर्जुन तैयार होकर शादी के मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी की बताएं अनुसार शादी के रस्में करने लगता है। और थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां भी तैयार होकर मंडप की तरफ आने लगती हैं। और उन सभी लड़कियों में से चाहत सबसे अलग लग रही थी, क्योंकि चाहत सभी लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चाहत ने रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ था, जो चाहत के गोरे बदन पर बहुत ही जच रहा था, और चाहत का पूरा ब्राइडल मेकअप किया गया था, जिसमें चाहत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और चाहत की हरी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो चश्मा की वजह से किसी को दिखाई नहीं देती थी। लेकिन रात में डांस करते वक्त चाहत का चश्मा न जाने कहाँ गिर गया था, और चाहत की पतली गोरी कमर जो लहंगे के दुपट्टे में साफ दिखाई दे रही थी, और कमर पर बांधा कमरबंद उसकी कमर को और भी खूबसूरत बना रहा था। सभी लड़कों की नज़र सिर्फ चाहत पर टिकी हुई थी। चाहत का परफेक्ट फिगर जो कि लहंगे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। सभी लड़कों की नज़र चाहत से है ही नहीं रही थी। लेकिन अर्जुन ने अभी तक नजर उठाकर चाहत को नहीं देखा था। लेकिन तभी एक दूल्हा अर्जुन के पास आता है और अर्जुन के कान में धीरे से बोलता है, भाई साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आपकी वाली से मैं शादी कर सकता हूँ? आप मेरी वाली से शादी कर लीजिए, और आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सहारा में किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। उसे आदमी की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन गुस्से में घूरकर उसे आदमी को देखा है, और अर्जुन की गुस्से भरी आंखें देखकर उसे आदमी का तो जैसे दम सूख जाता है, और आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। और अब अर्जुन नजर उठाकर सामने देखा है तो देखा ही रह जाता है। अर्जुन की कंपनी में हर 3 महीने बाद एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की अपनी मॉडलिंग का इंटरव्यू देने आती थी, और अर्जुन की कंपनी ना जाने कितनी मॉडल को हायर करती थी, लेकिन आज चाहत की खूबसूरती उन सब पर भारी पड़ रही थी।
चाहत का गोल चेहरा, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे पतले होंठ जिन पर लाल कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी, खूबसूरत काजल से सनी हरी आंखें और माथे पर लाल रंग की एक सिंपल बिंदी और फिर तीखी नाक जिसमें नथ पहनी हुई थी, सुरहीदार गर्दन जिसमें एक बड़ा सा हार पहन रखा था और पतली गोरी कमर जिसमें मोतियों का कमरबंद पहना हुआ था। गोरे खूबसूरत पतले हाथ जिनमें लाल रंग की खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई थी। चाहत धीरे कदमों से अर्जुन के पास आती है और अर्जुन के बराबर में बैठ जाती है। लेकिन अर्जुन अभी भी एक तक बस चाहत को ही देख रहा था। लेकिन अर्जुन का ध्यान पंडित जी की बातों से टूटता है, जो कि कर जोर से शादी के मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे शादी की सभी रस्में शुरू हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर में पंडित जी बोलते हैं, वर वधू शादी के लिए खड़े हो जाइए। शुरू के 4 पैरों में वर आगे चलेगा और फिर कन्या आगे चलेगी और फिर सभी जोड़े फेरे लेने लगते हैं। अर्जुन और चाहत भी अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने लगते हैं और कुछ ही पलों में 7 फेरे भी पूरे हो जाते हैं। फेरे लेने के बाद पंडित जी वापस से सभी जोड़ों को बैठा देते हैं और फिर पंडित जी बोलते हैं, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। विक्रांत अर्जुन को चांदी का सिक्का देता है और अर्जुन चांदी के सिक्के से चाहत की मांग भर देता है और थोड़ा सा सिंदूर चाहत की नाक पर भी गिर जाता है। सिंदूर भरते वक्त चाहत की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और फिर पंडित जी मंगलसूत्र पहनने के लिए बोलते हैं तो विक्रांत अर्जुन को अर्जुन के नाम का मंगलसूत्र देता है। अर्जुन के कहने पर ही विक्रांत पास की मार्केट से चांदी का सिक्का और एक गोल्ड का मंगलसूत्र लेकर आया था और विक्रांत ने ही अर्जुन के नाम का मंगलसूत्र बनवाया था। अर्जुन अपने नाम का मंगलसूत्र चाहत के गले में पहना देता है और तभी पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप आजीवन पति पत्नी हुए। पंडित जी के बोले गए शब्द अर्जुन और चाहत के कानों में गूंजने लगते हैं। इन शब्दों में कुछ तो ऐसी बात थी जिसे अर्जुन और प्रेम के अंदर एक खलबली सी मच गई थी। लेकिन फिर भी अर्जुन और प्रेम दोनों ही अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए अर्जुन, चाहत और विक्रांत तीनों ही एक साथ सरपंच के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन सरपंच को बोलता है, आपने कहा था कि शादी के बाद आप हमें जान देंगे, शादी हो चुकी है, अब आप हमें जाने दें। सरपंच जी, ठीक है, अब आप जा सकते हैं, लेकिन क्या आप इन्हीं कपड़ों में जाना पसंद करेंगे या फिर कपड़े बदल कर जाएंगे? देखिए मेरी मानिए तो आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, तब तक आपका साथी आपकी गाड़ी को ले आएगा। अर्जुन को भी सरपंच की बात सही लगती है और फिर अर्जुन और चाहत दोनों ही कपड़े बदलने के लिए अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन अपने कपड़े चेंज करके वापस से सरपंच जी के पास आ जाता है और चाहत भी अपने कपड़े चेंज करके ऑफिस के कपड़े पहन लेती है। लेकिन तभी 2 से 3 औरतें चाहत के पास आते हुए बोलती है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और शादी के पहले ही दिन कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? रुको, मैं तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी देता हूँ, तुम साड़ी पहनना। तभी चाहत बोलती है, लेकिन मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। तभी एक औरत बोलती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें सिखा देंगे कि साड़ी कैसे पहनते हैं। और उनमें से एक औरत एक लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी लेकर आ जाती है और चाहत को साड़ी पहनना लगती है और साथ के साथ चाहत को समझती है कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। चाहत ने लगभग साड़ी पहनी ही थी कि तभी अर्जुन का कॉल चाहत को आता है। चाहत जल्दी से फोन उठाती है तो अर्जुन लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ हो मिस माहेश्वरी, इतना टाइम लगता है क्या? कपड़े चेंज करने में जल्दी बाहर आओ। फोन स्पीकर पर था इसीलिए बाकी की औरतें भी अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुन लेती हैं और तभी एक औरत चाहत को बोलती है, तुम्हारा पति तो बहुत ही गुस्से वाला है, पता नहीं पूरा जीवन कैसे काटोगी उसके साथ। औरत के जवाब में चाहत बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से कमरे से निकालकर अर्जुन के पास चली आती है। सरपंच के साथ उनकी पत्नी भी खड़ी थी और चाहत को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह चाहत की बलाई लेते हुए बोलते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हो, पूरे गांव में तुमसे सुंदर बहू आज तक कोई नहीं आई,
लेकिन यह क्या तुम्हारे हाथ सुने हैं? तुम्हें नहीं पता? सुहागन के हाथ कभी सुने नहीं होने चाहिए। सरपंच की पत्नी चाहत के हाथों की कलाई को देखते हुए बोलती है और फिर अपने हाथों से अपने सोने के कंगन निकालकर चाहत को पहनते हुए बोलती हैं। वैसे तो सुहाग के कंगन हमेशा सास ही पहनती है, लेकिन अभी तो तुम्हारी सांस यहाँ नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपनी सास समझ लेना ठीक है। चाहत कंगन लेने से मना करती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सरपंच की पत्नी चाहत को कंगन पहन ही देती हैं। अर्जुन जो कब से विक्रांत के आने का इंतजार कर रहा था और इसीलिए अपने फोन में घुसा हुआ था। अर्जुन ने अभी तक चांद को नजर उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब उनकी बात खत्म होती है तो अर्जुन एक नजर चाहत को देखा है और चाहत को देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन के मन में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता, और थोड़ी ही देर में विक्रांत भी आ जाता है। विक्रांत को देखकर अर्जुन विक्रांत से बोलता है, तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, गाड़ी कहाँ है? विक्रांत सर, गाड़ी तो जहां पर हमने छोड़ी थी वहीं पर है, लेकिन गाड़ी के टायर, गाड़ी का इंजन चोरी हो चुका है। अर्जुन, व्हाट? ओके, नो प्रॉब्लम, बाय अ न्यू कार। बट यहां पर आसपास कोई भी कार का शोरूम नहीं है। अर्जुन, व्हाट? सरपंच, हाँ, यहाँ पर कोई भी गाड़ी का शोरूम नहीं है। अगर तुम्हें गाड़ी खरीदनी है तो 25 किलोमीटर दूर शहर के करीब एक गाड़ी का शोरूम है, वहीं से तुम्हें गाड़ी खरीदनी होगी। उसके लिए तुम यहाँ से बस से जा सकते हो। थोड़ी ही देर में एक बस आएगी, हम तुम्हें उसे बस में बैठा देंगे। अब अर्जुन की इरिटेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अर्जुन को अब हर चीज पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सरपंच और उनके साथ 2-3 आदमी और थे और उन्हीं के साथ अर्जुन, विक्रांत और चाहत अपना अपना सामान लेकर खड़े थे और बस के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़े ही देर में बस आ जाती है। बस को देखकर अर्जुन के माथे पर सलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन हालातों के आगे मजबूर होकर अर्जुन बस में चढ़ जाता है। बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी अर्जुन, चाहत और विक्रांत जैसे तैसे बस में चढ़ जाते हैं। विक्रांत चाहत को तो एक सीट पर बैठा देता है, लेकिन अर्जुन और विक्रांत को कोई सीट बैठने के लिए नहीं मिलती, इसीलिए दोनों खड़े होकर ही सफर करते हैं। सच में आज अर्जुन के लिए बहुत ही खराब दिन था। बस अगले स्टॉप पर रुकती है और वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी बस में चढ़ती है और उसे लेडीज को कोई सीट बैठने के लिए नहीं मिलती, इसीलिए चाहत अपनी सीट उसे प्रेग्नेंट लेडी को दे देती है और खुद विक्रांत और अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चाहत अपना एक हाथ ऊपर उठाकर बस में लटक रहे हैंगर को पकड़ लेती है और अब इसीलिए चाहत की गोरी खूबसूरत पतली कमर साड़ी में दिखाई देने लगती है। और बस में चढ़े 2 से 3 छिछोरे लड़कों की नजर चाहत की कमर पर पड़ती है, इसीलिए 3 से 4 लड़के चाहत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और तभी उनमें से एक लड़का धक्का लगने की एक्टिंग करते हुए चाहत के ऊपर गिर जाता है और चाहत की कमर को पकड़ लेता है और फिर अपनी गलती मानने की एक्टिंग करते हुए सॉरी बोलकर कान पकड़कर पीछे हो जाता है। और अब दूसरा लड़का आगे आता है और पहला लड़का पीछे चला जाता है और फिर से दूसरा लड़का भी गिरने की एक्टिंग करते हुए चाहत के ऊपर गिरता है और चाहत की बम पर हाथ फेर देता है। लेकिन अब चाहत को बहुत गुस्सा आता है और चाहत एकदम से धक्का देते हुए उसे लड़के को खुद से दूर करती है और एक जोरदार थप्पड़ उसे लड़के के गाल पर मार देती है और लड़का अपनी गाल पर हाथ रखकर एक तरफ झुक जाता है और अब बस में बैठे सभी लोगों की नजर उन पर जाती है। अर्जुन और विक्रांत भी चाहत को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि अभी क्या हुआ। अब लड़के को भी गुस्सा आता है और लड़का एकदम से सीधा होकर गुस्से में अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, साली 2 टके की लड़की मुझ पर हाथ उठाती है। लड़के का हाथ चाहत के गाल तक पहुंचता उससे पहले ही चाहत लड़के का हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में आकर अपना घुटना उसे लड़के के मैन पार्ट पर मार देती है। लड़का दर्द से तड़पते हुए अपने मैन पार्ट को पकड़ लेता है और तभी उसे लड़के का दूसरा साथी अपनी कमर से बंदूक निकलते हुए चाहत के सर पर रख देता है। यह देखकर विक्रांत जल्दी से अपनी हरकत में आता है
और उसे लड़के के सर पर अपनी बंदूक निकालकर रख देता है। और अब अर्जुन चाहत के पास आता है और चाहत से सारी बात पूछता है, और चाहत भी उन लड़कों की सारी बदतमीजी अर्जुन को बता देती है कि कैसे उनमें से एक लड़के ने उसकी कमर पर हाथ रखा था और 2 लड़के ने उसकी बैक पर हाथ रखा था। चाहत की बात सुनकर तो जैसे अर्जुन की आंखों में खून उतर आता है। अर्जुन गुस्से में उसे लड़के की तरफ पलता है और उसे लड़के के गले को पकड़कर जोर से दबाते हुए गुस्से में उसे ऊपर उठा देता है और फिर नीचे बस में पटकते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई चाहत को छूने की? मन्नत और विक्रांत दोनों ही अर्जुन को इतने गुस्से में देखकर हैरान रह जाते हैं। बस का ड्राइवर गाड़ी को एक झटके से रोक देता है, जिससे मन्नत बैलेंस नहीं बन पाती और आगे की तरफ गिरने को होती है, लेकिन तभी अर्जुन चाहत को उसकी कमर से थाम लेता है। अर्जुन के हाथ को चाहत की कमर पर देखकर उन छिछोरे लड़कों में से एक लड़का बोलता है, अब देखो किसने कमर पकड़ रखी है। अरे हमें भी ऐसी झटका लगा था और गलती से लड़की की कमर पर हमारा हाथ चला गया था, लेकिन इस लड़की ने तो जरा सी बात का कितना बड़ा ड्रामा बना दिया और बिना वजह ही लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दिए। अब इस लड़के को कुछ नहीं बोलेगी, इसने भी तो तेरी कमर पर हाथ रखा हुआ है, इसे भी थप्पड़ मारा, इसे क्यों नहीं मार रही? चाहत कुछ बोलती उससे पहले ही अर्जुन उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे लड़का नीचे गिर जाता है, और फिर अर्जुन गुस्से में उसे लड़के के गर्दन पर अपना पैर रखकर बोलता है, बीवी है मेरी, इस छूने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। और तेरी इतनी हिम्मत कि तेरे गंदे हाथ मेरी बीवी की कमर तक पहुंच गए। इतना बोलकर अर्जुन उस लड़के का हाथ पकड़ता है और उस मोड़ देता है, और उसी के साथ उसे लड़के के हाथ की हड्डी टूट जाती है और लड़के की एक बहुत ही भयानक चीख निकल जाती है। लड़का दर्द से तड़पने लगता है और बाकी सब भी डर और हैरानी से अर्जुन को देखने लगते हैं। लेकिन चाहत के कानों में अभी भी बस अर्जुन के बोले गए शब्द गूंज रहे थे, बीवी है मेरी, इस छूने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। अर्जुन अभी भी उसे लड़के को बुरी तरह मार रहा था और अपने साथी को इस तरह से मार खाते हुए देखकर उस ग्रुप का दूसरा लड़का बोलता है, बंदूक की नोक पर तो कोई भी किसी को मार सकता है, अगर हिम्मत है तो बोल अपने साथी को कि बंदूक हटाए और मर्दों की तरह हमारा सामना करो, आ जाओ मैदान में। लड़के की बात सुनकर विक्रांत बिना अर्जुन की तरफ देख बंदूक को अपनी कमर पर लगा लेता है, क्योंकि विक्रांत को पता था कि अगर कोई अर्जुन को चैलेंज करे तो अर्जुन हमेशा उसे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। अब वो 4 से 5 गंदे लड़के बस से नीचे उतर जाते हैं और दूसरी तरफ अर्जुन और विक्रांत भी नीचे उतर आते हैं और उनके पीछे पीछे चाहत भी नीचे आ जाती है, बल्कि पूरी बस ही खाली हो जाती है, क्योंकि पूरी बस को ही देखना था अब क्या होने वाला है। अर्जुन विक्रांत को भी लड़ने से मना कर देता है और विक्रांत बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए चाहत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चाहत हैरानी से विक्रांत को देखने लगती है और फिर चाहत अर्जुन की चिंता करते हुए विक्रांत को बोलती है, आप मेरे पास आकर क्यों खड़े हैं? आपको तो अर्जुन सर की मदद करनी चाहिए। वो 5 लोग हैं और अर्जुन सर अकेले कैसे लड़ेंगे उन सब से? विक्रांत अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाकर चाहत को बोलता है, मिस माहेश्वरी ज्यादा परेशान मत होइए, बस सामने का नजारा देखिए, ये तो फिर भी 5 है। अर्जुन सर तो 50 से 50 लोगों को अकेले ही करने का दम रखते हैं। और फिर चाहत देखी है कि अर्जुन अकेले ही उन 5 लड़कों को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और कुछ ही देर में 5 लड़के जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। आज चाहत को अर्जुन का यह रूप देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि चाहत ने हमेशा अर्जुन को सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड काम करते हुए ही देखा था। अर्जुन इतना वायलेंट है, चाहत को आज तक कभी पता नहीं चला था। अर्जुन का ये रूप चाहत के लिए एकदम नया था और अब चाहत को अर्जुन से डर लग रहा था। 5 लड़कों को बुरी तरह मरने के बाद भी अर्जुन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, इसीलिए अर्जुन अपनी बेल्ट निकलता है और उन 5 लड़कों को बेल्ट से मरने लगता है। और जब तक 5 लड़के बेहोश नहीं हो जाते, अर्जुन उन लड़कों को मारता रहता है।
अर्जुन को देखकर वहां पर खड़ी औरतें आपस में बात करने लगती हैं। पहली औरत, पति हो तो ऐसा कि अगर पत्नी को किसी ने नजर उठाकर भी अच्छी तो सामने वाले की आंखें नाच ले। दूसरी औरत, हाँ सही कहा तुमने, काश मेरा पति भी ऐसा होता, मेरा पति तो एक नंबर का डरपोक है। तीसरी औरत, इसकी पत्नी को अपने पति पर भरोसा था, इसीलिए तो सबके सामने उसे आदमी को थप्पड़ मार दिया था। मेरा पति होता तो उल्टा मुझे ही करने लगता, क्योंकि मेरे पति को तो सिर्फ मेरी ही गलती नजर आती है। पहली औरत, वैसे जितना दिखने में हैंडसम है उतना ही ताकतवर भी है। इस लड़की के तो भाग ही खुल गए ऐसा पति पाकर। तीसरी औरत, पति अगर हैंडसम है तो पत्नी कौन सा काम है, किसी पारी से कम थोड़ी ना लग रही है। जरा ध्यान से तो देखो, इसकी पत्नी को कितनी सुंदर है। पांचों लड़के अब बेहोश हो चुके थे और अर्जुन उन सब को छोड़कर चाहत और विक्रांत के पास आता है और फिर बाकी के सभी लोग भी बस में चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और अब चाहत और अर्जुन भी एक सीट पर एक साथ बैठ जाते हैं। चाहत अर्जुन से अपनी नजर चुरा रही थी। चाहत अर्जुन से नजर मिलाते हुए घबरा रही थी और अर्जुन भी चाहत की तरफ नहीं देख रहा था। एक अजीब सी कशमकश थी दोनों के बीच में, जो दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से यह कैसा बंधन जुड़ गया है। दोनों के बीच में जो समझ नहीं आ रहा, इसीलिए अर्जुन भी और चाहत भी दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। सभी लोग बस में अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बस के ड्राइवर को बोलता है, अरे भाई, क्या ऐसे ही पूरे सफर में बोर करोगे, कुछ गाने गाने चलाओ। बस कार ड्राइवर उसे आदमी की बात सुनकर अपने म्यूजिक सिस्टम पर गाना चला देता है। गाने के बोल सुनकर चाहत और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, तेरी कसम ओह तेरी कसम हम पकड़े गए हैं, हथकड़ियों में जकड़े गए हैं, हमको क़यामत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। चाहत उन पलों में खो जाती है जब अर्जुन और चाहत की शादी हो रही थी। वो 7 फेरे लेना अर्जुन का, चाहत को मंगलसूत्र पहनना, चाहत की मांग भरना। चोरी से यह चुपके से आई, तेरे मेरे दिल समाए, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, पहले दिल का चैन चुराया। चाहत पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी गाड़ी में झटका लगता है और चाहत एकदम से अर्जुन की बाहों में गिरती है और अर्जुन भी एकदम से चाहत को संभाल लेता है। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन फिर चाहत एकदम से अर्जुन से अलग होकर सिरी बैठ जाती है। फिर आंखों से नींद चुराई, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, 7 समुंदर बुझा सके न ऐसी आग लगाई, 7 समुंदर बुझा सके न ऐसी आग लगाई, ऐसा लगा बस जान निकल गई सामने जब तू आई, तेरी कसम हम पकड़े गए हैं। तभी गाड़ी रुकती है और विक्रांत अर्जुन को वहीं पर उतरने के लिए बताता है। अर्जुन, चाहत और विक्रांत तीनों ही उसे जगह पर उतर जाते हैं और बस वहां से चली जाती है। हथकड़ियों में जकड़े गए हैं, हमको क़यामत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। उसके बाद विक्रांत आसपास वालों से गाड़ी के शोरूम के बारे में पता करता है तो वहां के आसपास के लोग उन्हें 10 मिनट का रास्ता बोलकर रास्ता समझा देते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए उन्हें कोई सवारी नहीं मिलती। इसीलिए तीनों ही पैदल गाड़ी के शोरूम तक का रास्ता तय करते हैं। तेज हवा का बाके झोंका इसने हमको राह में रोका, मोहब्बत 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 बोली, आओ तुमको सिखाऊं आंख में चौली खेल दिलों का, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, तेरे मेरे नयन मिले तो इसको मिल गया मौका, तेरे मेरे नयन मिले तो इसको मिल गया मौका, क्या करते क्या कर सकते थे, दिल भी दे गया धोखा, तेरी कसम ओह। और 10 मिनट चलने के बाद तीनों गाड़ी के शोरूम के सामने खड़े होते हैं। अर्जुन, चाहत और विक्रांत तीनों ही गाड़ी के शोरूम के अंदर जाते हैं और फिर उसे शोरूम की सबसे महंगी कार को खरीद लेते हैं। तेरी कसम हम पकड़े गए हैं, हथकड़ियों में जकड़े गए हैं, हमको क़यामत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी, कितने दूर कितने पास, कितने दूर कितने पास, कितने दूर कितने पास, कितने दूर कितने पास। विक्रांत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है।
अर्जुन पीछे बैठ जाता है, लेकिन चाहत अब कंफ्यूज हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद चाहत विक्रांत के साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन का चाहत को आगे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अर्जुन गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। और फिर अर्जुन अपने आप से ही सवाल करता है, मुझे हो क्या रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मिस माहेश्वरी का मेरे पास ना बैठकर आगे वाली सीट पर बैठना, क्यों मुझे इतना गुस्सा आया था उन लड़कों पर। और फिर अर्जुन को वो पल याद आता है जब उन लड़कों ने चाहत के साथ बदतमीजी की थी और उसे पाल को याद करके अर्जुन का गुस्सा फिर से भड़क जाता है। अर्जुन का मन कर रहा था कि अगर वो लोग फिर से अर्जुन के सामने आ जाए तो अर्जुन ने अपने हाथों से ही जान से मार डाले। कुछ ही देर में उन लोगों की गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकती है। उसे होटल का नाम पैराडाइज होटल था। होटल बहुत ही शानदार था और शहर का सबसे बड़ा होटल था। उसे होटल में और भी दूसरे शहरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे। इसीलिए होटल का स्टाफ सभी बिजनेसमैन का दरवाजे पर खड़े होकर बड़े ही शानदार तरीके से उनका वेलकम कर रहा था। अर्जुन, चाहत और विक्रांत तीनों ही अपने अपने रूम में जा रहे थे कि तभी वहां पर एक 24-25 साल की लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी और उसने अपने चेहरे पर भी काफी मेकअप कर रखा था। लड़की ने 1 पीस ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। लड़की की ड्रेस उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी और लड़की ने हाई हील पहन रखी थी। लड़की बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए अर्जुन के पास आती है। हेलो मिस्टर शेखावत, आपने तो सभी को बहुत इंतजार करवाया। सभी लोग आप ही का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाकर कहता है, हाँ, कुछ रास्ते में प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसी वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। मिस कपूर। तभी एक वेटर उन लोगों के पास आता है और उन लोगों को पानी सर्व करता है। लेकिन अचानक से उस वेटर का पैर कारपेट में फंस जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारा का सारा पानी चाहत के ऊपर गिर जाता है। वेटर घबराते हुए चाहत से माफी मांगने लगता है। माफ करना मैडम, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चाहत निर्मल भाव से वेटर को बोलती है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। चाहत का बैग विक्रांत के हाथ में था। चाहत विक्रांत से अपना बैग लेती है और एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से रूम की तरफ चली जाती है। और तब मिस कपूर चाहत को जाते हुए बहुत ही ध्यान से देखते हैं और फिर विक्रांत की तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर विक्रांत, आई मस्ट से योर वाइफ इज सो ब्यूटिफुल। मिस कपूर की बात सुनकर विक्रांत डरते हुए अर्जुन की तरफ देखा है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर विक्रांत कुछ सोचते हुए खुद से मन में बोलता है, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वैसे भी अर्जुन और मिस माहेश्वरी ने तो सिर्फ मजबूरी में आकर शादी करी थी। वैसे भी दोनों के लिए यह शादी कोई मायने ही नहीं रखती। और अर्जुन सर तो वैसे भी मिस महेश्वरी को सबके सामने अपनी वाइफ मानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं से कहा कि यह मेरी वाइफ नहीं है तो फिर यह आगे सवाल पूछेंगे, इसीलिए मैं बस हाँ ही बोल देता हूँ। विक्रांत अभी अपने ख्यालों में ही था कि तभी मिस कपूर की आवाज फिर से विक्रांत को सुनाई देती है, मिस्टर विक्रांत, कहाँ खो गए आप? विक्रांत अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोलता है, हाँ जी, कुछ नहीं, वैसे आपने मेरी बीवी की तारीफ करी, उसके लिए शुक्रिया। जब मिस कपूर ने चाहत को विक्रांत की वाइफ समझा था तब अर्जुन को इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन विक्रांत का चाहत को अपनी बीवी बोलना अपने दिल में एक कांटे की तरह चुभ था। और अर्जुन गुस्से में अपनी खजाने वाली नजरों से विक्रांत को घूरने लगता है। मिस कपूर, मीटिंग शुरू होने में अभी 3 घंटे बाकी है, तो आप तब तक के लिए आराम कर लीजिए, मीटिंग पर मिलते हैं। इतना बोलकर मिस कपूर वहां से चली जाती हैं और अब विक्रांत का ध्यान अर्जुन पर जाता है और अर्जुन को इतना गुस्से में देखकर विक्रांत खुद से सवाल करता है, अब मैंने क्या कर दिया? अब मुझे इतना गुस्से में क्यों घूर रहे हैं? अर्जुन गुस्से में अपने हर एक शब्द को चबाते हुए बोलता है। मिस कपूर को गलतफहमी हुई थी कि चाहत तुम्हारी बीवी है, लेकिन क्या तुम भूल गए चाहत तुम्हारी नहीं मेरी बीवी है। दोबारा अगर मेरी बीवी का नाम अपने साथ जोड़ा तो वो पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा।
मैं भूल जाऊंगा कि विक्रांत नाम का मेरा कोई दोस्त भी है। इतना बोलकर अर्जुन अपना बैग पकड़ता है और वहां से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और विक्रांत हैरानी से अर्जुन को जाते हुए देखने लगता है। विक्रांत पहली बार अर्जुन को किसी के लिए इतना पजेसिव होते हुए देख रहा था। और फिर विक्रांत को अर्जुन की बोली हुई बात याद आती है। तुम भूल गए चाहत तुम्हारी नहीं मेरी बीवी है। दोबारा अगर मेरी बीवी का नाम अपने साथ जोड़ा तो वो पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। और अब विक्रांत के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और विक्रांत अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोलता है, फाइनली मुझे मेरी भाभी मिल गई। इतना बोलकर विक्रांत अपनी गर्दन हिलता है और अपने कमरे में चला जाता है। अर्जुन, चाहत और विक्रांत तीनों ही अलग अलग रूम में चले जाते हैं। 3 घंटे बाद मीटिंग रूम में। ये मीटिंग एक इंटरनेशनल मीटिंग थी जिसमें देश विदेश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए थे। कुछ बिजनेसमैन जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे वो सभी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। चाहत फिर से अपने पुराने वाले अवतार में आ चुकी थी। ब्लैक पेंट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट के साथ चाहत ने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। लेकिन आज चाहत के चेहरे पर चश्मा नहीं लगा हुआ था, जिससे चाहत की खूबसूरत आंखें सभी को दिखाई दे रही थी। और चाहत के चेहरे की सादगी लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे जैसे मीटिंग चल रही थी, सभी बिजनेसमैन के असिस्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट को नोट कर रहे थे। और चाहत भी एकदम सीरियस होकर सभी इम्पोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट को नोट कर रही थी। रूम में काफी अंधेरा था, सिर्फ प्रोजेक्टर की हल्की लाइट ही दिखाई दे रही थी। अर्जुन भी पूरे फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड कर रहा था और तभी अर्जुन एक हाईलाइट पॉइंट को नोट करने के लिए चाहत को बोलता है। लेकिन तभी अर्जुन को याद आता है कि चाहत का तो चश्मा कहीं खो गया था, तो चाहत को शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसीलिए अर्जुन चाहत की तरफ देखने लगता है, लेकिन जब अर्जुन चाहत को देखता है तो चाहत को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे देखने में या लिखने में कोई भी परेशानी हो रही है। चाहत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारे हाईलाइट पॉइंट को नोट कर रही थी और तभी अर्जुन को समझने में देर नहीं लगती कि चाहत सिर्फ नाम के लिए चश्मा पहनती है, बाकी उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। और इतना समझकर अर्जुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन वापस से मीटिंग पर फोकस करने लगता है। कुछ समय बाद मीटिंग खत्म होती है और फिर सभी बिजनेसमैन एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सभी बिजनेसमैन मिलकर डिनर करते हैं और फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि अगली सुबह सभी को ही अपने अपने शहर वापस जाना था। रात के वक्त अर्जुन का कमरा। अर्जुन बालकनी में खड़े होकर सिगरेट के कश ले रहा था और एक तक चांद को निहार रहा था। अर्जुन के दिमाग में सिर्फ चाहत का ही ख्याल चल रहा था। अर्जुन को चांद में भी बस चाहत का ही चेहरा नजर आ रहा था। अर्जुन उसे पाल को याद करने लगता है जब चाहत शादी के जोड़े में उसके सामने आई थी। उसकी खूबसूरत हरी आंखों और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होठ। चाहत की खूबसूरती अर्जुन की जैसे आंखों से होकर उसके दिल में उतर रही थी। और फिर अर्जुन को वो पल याद आता है जब अर्जुन ने चाहत के होठों को छुआ था। अर्जुन को धीरे धीरे उसे रात की सारी बातें याद आ गई थी। चाहत का उसके साथ मस्ती में झूमकर डांस करना और फिर मदहोश होकर एक दूसरे के होठों को चूमना। अर्जुन को सब याद आ गया था। फिर अर्जुन सिगरेट को फेंक देता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके अपनी दोनों बाहें को फैलाकर बोलता है,